नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करेंगे एड्स पे कमीशन को लेकर। दरअसल इसकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। हालांकि चर्चाएं तो बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन अब इसमें और अपडेट नए नए आते जा रहे हैं। अब कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि इसका जो बेसिक पे होगा उसको 19,000 18,000 से बढ़ा के कम से कम 69,000 करने का है। तो क्या इतनी सैलरी बढ़ सकती है, और क्या नया एड्स पे कमीशन जब आएगा तो क्या क्या बदलेगा, उसमें क्या क्या होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि वॉइस ऑफ फाउंडर के बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं। जी सर नमस्कार, TV9 पर आपका स्वागत है। सर, जो एड्स पे कमीशन को लेकर जो कर्मचारी संगठन की मांग है कि सैलरी बेसिक पे को बढ़ाकर 18,000 से 69,000 कर दिया जाए, क्या आपको लगता है सर कि ऐसा फिजिबल है और ऐसा हो सकता है? ऐसा है, मेरे को तो ये जो है ना, बहुत जैसे कहना चाहिए, ख्वाब अच्छे हैं जी ख्वाब देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप ये जी देखिए कि पिछले पे कमीशन में जी कितना बड़ा था, 14%। जी यानी 7,000 थी, 18,000 हुई। और पिछली बार क्योंकि डीए जो था वो 125% था, जी लेकिन इस बार डीए अभी 60% है। हम्म और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं 69,000 हो जाता है, तो ये तो 100% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे जी कैसे हो बिल्कुल। सकता है? जी मतलब आप 18,000 आज बेसिक है, इनिशियल की हम बात करेंगे, जी और उसके ऊपर 60% के हिसाब से लगभग 10,800 उसका डीए बनता है, तो 28,880 800 जी रुपए होता है। जी 28,800 और 69,000 यानी 40,000 रुपए। जी अब देख लीजिए कितना जंप लगता है। मांग करने में कोई वो नहीं है, तो इस जी कारण से इस बार ये जो फैक्टर की भी बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई 1.89 1.90 से ज्यादा फैक्टर आएगा। जी। इसमें सर जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिटमेंट फैक्टर जो कहा गया है, वो यूनियन ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 कर दिया जाए। मतलब सीधा सीधा 3 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी जाए फिटमेंट फैक्टर में, तब जाके बेसिक पे इतना हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस सुझाव पर सरकार काम कर सकती है, ऐसे सुझाव पे? नहीं नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा ना, 3.83 के हिसाब से आपका 69,000 बनता है। जी भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है ना, बाकी भी जगह पर वेज रिवीजन ड्यू है, जी बैंकों में भी ड्यू होगा अगले साल। तो जी वहां पर भी ये, मतलब सरकार क्या ये नहीं चाहती कि भाई एक पक्ष को दिया जाए? हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पहले से ही ज्यादा मिलता है, लेकिन उनका 10 साल का होता है। जी तो इस, मतलब इतना 100% से ज्यादा उसकी बढ़ोतरी, ये तो संभव दिखती नहीं है। जी जी सर, दरअसल ये इसके पीछे जो कहा गया है कि इतनी बढ़ोतरी की मांग जो की जा रही है, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वही कहा जा रहा है कि जो हम लोगों की जीवन शैली बदली है और जो वैज्ञानिक आधार पर सैलरी की बढ़ोतरी देखी गई है, उसके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर और ये बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने जीवन शैली को आज के दौर से मैच कर सकें। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, ठीक है, जीवन शैली तो हमने खुद ही बढ़ाई है ना। जी तो हमारी डिमांड भी बढ़ी है, हमारी सब चीजें बढ़ी हैं। जी लेकिन उसका असर क्या है कि भाई एक ही पक्ष को देकर जी बाकी पक्षों का सरकार क्या करेगी? जी तो जो भी चीज है जस्टिफाइड होना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो जस्टिफिकेशन दिखनी भी चाहिए कि भाई हाँ भाई इतना जो है बढ़ोतरी हो सकती है। भाई किसी भी पे कमीशन में इतनी बढ़ोतरी हुई नहीं, जी तो आप कैसे उसकी जो है उम्मीद की जा सकती है? अब पिछले परसेंट का जो है, मैंने बताया कि भाई 14% पिछली बार जो बढ़ोतरी थी, जी मतलब जो बेसिक था उसके ऊपर डीए डाल के, और वो 14%। इस बार अगर 1.89 आता है तो 18% की वृद्धि होती है। जी तो 18%, मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा है, लेकिन जी कम है। हाँ, उसको आप 20% कर सकते हैं, 22%, जी लेकिन 100% से ज्यादा आप उसको लेकर चलेंगे जी वृद्धि को, तो क्योंकि फिर उसके बाद हर 6 महीने के बाद डीए भी आएगा, तो वो अब सैलरी कहाँ जाके बनेगी? जी आप ये देखिए ना कि एक शुरू के इनिशियल स्टेज पर, पहले स्केल पर अगर 69,000 बनती है, तो बाकी जो है उनकी सैलरी कहाँ पहुंचेगी जाके? जी सर, इसमें जो और फिर सैलरी नहीं है, सैलरी जी के साथ साथ बाद में जो पेंशन का बोझ है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जी सर, तो पहली बात तो क्योंकि ये सिर्फ जी सर, सैलरी,
जी सर, आप बताइए। सैलरी के बाद जो है पेंशन का जो है टर्मिनल बेनिफिट का जो बोझ है, वो जी पेंशन है, उसके लीव इनकैशमेंट है, बाकी सारी चीजें जी हैं, वो भी सैलरी के ऊपर ही सारी कैलकुलेट होती है। तो बहुत बड़ा वो जो सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है। हम्म लेकिन हाँ, 20% से 25% तक वृद्धि होनी चाहिए, हम्म, उसमें कोई दो राय नहीं है। 18% 1.89 आता है, अगर जी 20-25% की वृद्धि होती है तो एक अच्छा वृद्धि है। लेकिन इतनी ज्यादा वृद्धि की उम्मीद अब एसोसिएशन या यूनियन ने तो लीव इनकैशमेंट भी जो 300 है उसको 600। भाई आप जी सीधा ये डबल कैसे? ठीक है, जी मांगने में तो कोई बुराई नहीं है ना जी। मांग जी करने में आप जितनी ज्यादा मांग करोगे, अब जी नेगोशिएशन भी नहीं है जी कि आप उसमें कहीं नेगोशिएट करोगे। आपने डिमांड कर दी, हम्म, पे कमीशन जो है उसके ऊपर वर्कआउट करेगा। जी अभी वो 30 तारीख तक समय है कि लोगों हम्म, को अपने जो भी सुझाव और चीजें देने का। उसके जी बाद अभी पे कमीशन की अलग अलग सिटीज के अंदर मीटिंग्स, और वो जाके सर्वे करना शुरू करेगा, जी और वो देखेगा कि भाई हाँ भाई किस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर क्या है। जी वो सारी चीजें वो कंसिडर करेगा। लेकिन इतनी ज्यादा भाई ये जो फैक्टर है, जी क्योंकि पिछली बार 2.57 का फैक्टर जो था वो डीए के हम्म कारण था, हम्म, यानी डीए 125% था। जी तो उसके कारण जो फैक्टर आया 2.57 का आया। हम्म, तो इस बार डीए क्योंकि उससे आधा है पिछली बार से, तो आप इतनी ज्यादा फैक्टर की उम्मीद नहीं कर सकते। जी, तो मतलब ऐसा उम्मीद करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, उम्मीद तो कुछ भी कर लीजिए। लेकिन सर यहाँ जो एक बात निकल के आ रही है, जो कर्मचारी यूनियन ने जो मांग की है उसके पीछे जो तर्क दे रहे हैं, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि जीवन शैली कैसा होना चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के मुताबिक जो डेटा तैयार किया गया है, तो इसके हिसाब से आज के खाने के लिए लोगों को कम से कम 3490 कैलोरी का डाइट चाहिए आज के जीवन शैली के हिसाब से। उस हिसाब से खर्चे तैयार किए गए हैं, और उस हिसाब से कर्मचारी संगठन कह रहा है कि इस हिसाब से हम मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग बेईमानी कहां से हो गई। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? अब कैलोरी डाइट प्लान के हिसाब से सरकार तो खर्चे नहीं तय करेगी ना। नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना। क्या है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके आधार पर अगर सारा कुछ होने लगे तो फिर सरकार के पास बहुत बड़ा बजट भी होना चाहिए उसके लिए। जी कि देखिए, जीवन शैली अच्छी हो उसमें कोई डाउट नहीं है, सैलरी अच्छी हो ताकि हमारा जीवन स्तर बढ़ सके। भाई जी सैलरी अगर बढ़ती है कर्मचारियों की, तो उससे सरकार के ऊपर बोझ तो बढ़ता है, लेकिन जी सरकार के बोझ के साथ साथ जो एडिशनल पैसा लोगों के हाथ में आता है, वो देश की अर्थव्यवस्था में भी काम आता है, जीडीपी ग्रोथ में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जी तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये सरकार का खर्चा है, वो पैसा जो है कहीं ना कहीं खर्च होगा तो देश के विकास में, यानी जी जीडीपी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होगा। जी लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए। अब जी वो जस्टिफाइड, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बढ़ा दी तो बाकी जा रहे जो सेक्टर है, वो जी वहां पर भी असंतोष हो सकता है कि वहां इतना बढ़ा दिया, हमारा भी बढ़ाया जाए। जी सर, ये तो हुई मांग की बात कि मांग तो जो मन में आए वो कर सकते हैं, मांग करने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। अब सर बात आती है कि ये जो रिपोर्ट है, 8th पे कमीशन का गठन तो हो गया, लेकिन इस पर चर्चाएं चलती है, मीडिया में हमेशा खबरें चलती रहती हैं कि अब लागू होगा, इतना सैलरी हो जाएगा, इतना ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा है कि एज एन एक्सपर्ट बिठा के समझाएं कि आखिर 8th पे कमीशन का गठन तो हुआ, लेकिन अभी आपको कितना समय इसमें लग सकता है, और कब तक आपको जो सैलरी का ख्वाब देख रहे हैं या जो भी मांग कर रहे हैं वो सच में मिलेगा कब? तो इस पे के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये 2027 से पहला जो है वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का समय तो सरकार ने दिया है, जी और 1 जनवरी 26 से वो लागू होगा। अक्टूबर 2025 में इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि हाँ भाई पे कमीशन होगा। जी लेकिन वास्तव में अब उसकी रफ्तार पकड़ी है हम्म कि 30 अप्रैल तक यूनियन को या बाकी स्टेक होल्डर को उनके पास मौका था कि वो अपना जो भी प्रपोजल्स है, अपनी जो डिमांड्स है वो दे सकते हैं, वो देंगे। उसमें पेंशनर भी हैं और वर्किंग एम्प्लॉइज जी एसोसिएशन भी हैं। तो दोनों तरफ से वो जाएगा, उसके ऊपर फिर पे कमीशन जो है उनका 20 लोगों का वो जो कमेटी। कमेटी है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद होगा। तो अब वो हो सकता है कि भी अगले साल तक वो दे दें, और उसके बाद फिर सरकार के पास वो जाता है रिकमेंडेशन के लिए। मतलब वो रिकमेंड करके दे देंगे, लेकिन अप्रूवल सरकार ने करती है। तो सरकार
कौन सा समय उसको ठीक लगता है, क्योंकि पिछली बार का तो ये रहा है कि उन्होंने जल्दी उसको अप्रूव किया है, तो इस बार भी कर सकती है। और प्रोवाइडेड कितने समय में ये जो पे कमीशन है ये सारी अपनी एक्सरसाइज जो है पूरी कर लेता है, उसके ऊपर ये होगा। लेकिन वो इतना तय है कि भाई वो लागू 1 जनवरी 2026 से ही होगा, तो लोगों को उसका एरिया वेरिया सब मिलेगा। अब बीच में चर्चाएं कि अगर आप बात करते हैं तो चर्चाएं भी आ रही थी कि भाई जी अभी तक ये प्रैक्टिस है कि डीए सारा ही मर्ज होता है, जी अब इस बार वो सारा मर्ज करेंगे या कोई नया पैटर्न लेके आएंगे, क्योंकि हर पे कमीशन में कुछ ना कुछ नया भी सरकार जो है पे कमीशन है जी वो लेके आती है। तो इस बार वो क्या लाएगी, क्योंकि डिमांड अलग है, लेकिन पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है वो भी देखना पड़ेगा। जी सर, इसमें अब समय की जो बात हो रही है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो गठन है, कमेटी का गठन हुआ है, उन्होंने मई 2027 तक अपना रिपोर्ट सौंपने का वक्त दिया है। और माना जा रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि ये सब कुछ है, और माना जा रहा है कि 2027 की दूसरी छमाही में, मतलब अंतिम छमाही में इसको लागू किया जा सकेगा। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, होगा तो ये 2027 के लास्ट में लागू हो सकता है, लेकिन आपको एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। तो सर ये तो हुई गठन की बात। अब थोड़ा सेवेंथ पे कमीशन पे आते हैं। ठीक इसी तरह जब सेवेंथ पे कमीशन आना था तो इन्हीं कर्मचारियों संगठन ने मांग की थी फिटमेंट फैक्टर को 3.71 करने पर, लेकिन तब सरकार ने अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने का हवाला देते हुए इसको केवल 2.57 पे सीमित रखा था। तो आपको नहीं लगता कि ये एक जायज़ मांग है? 3.71 रखा गया, सरकार ने उसको 2.57 पे क्लोज किया, और अभी आप सीधा 51,000 रुपये सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे तो वो कहाँ तक इम्पॉसिबल नहीं लगता आपको भी? नहीं नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लगता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि आप सीधा सीधा दुगने किसी चीज की मांग करें तो वो संभव नहीं है। जी तो आप 20% 25% तक जो है वृद्धि की बात आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हर साल जो 3% का इंक्रीमेंट है वो जी उसको भी आप बढ़ा सकते हैं कि भाई आप 3% मत करिए, जो इंक्रीमेंट होती है उसको 5% ले जाओ, 4% ले जाओ, ताकि जो लोड है सरकार के ऊपर वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़े, क्योंकि जी ऐसा एकदम बढ़ेगा तो मंथली सैलरी का भी बढ़ेगा, जी मंथली पेंशन का भी बढ़ेगा, टर्मिनल बेनिफिट का भी बढ़ेगा। तो जी वो सारी चीजें देखते हुए सरकार उसको कंसिडर करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि भाई पे कमीशन कितना रिकमेंड करता है, यानी जी ये तो बात आ गई कि भाई यूनियन एसोसिएशन ने 3.83 की डिमांड की है। जी पे कमीशन कितना रिकमेंड करता है, ये सारी चर्चा होने के बाद उसके बाद आएगा कि सरकार उसमें कितना देती है। जी सर, ये तो हुई मांग की बात और गठन की बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो समिति है उसमें वो कैसे निर्धारित करती है कि डीए कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, और इस समिति में होते कौन कौन लोग हैं? क्योंकि मीडिया में तो अक्सर ये चलता रहता है कि इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, उतना हो जाएगा, इस बार ये मिलेगा, लेकिन किसी को टेक्निकली नहीं पता कि गठन कैसे होता है और उसका काम क्या होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता कैसे है। जी सर। देखिए उसमें लगभग 20 मेंबर्स हैं, वो अलग अलग सिटीज में जाएंगे। उसके अंदर वो वहां पर किस प्रकार के लोगों का रहने का है, सहने का है, कैसे उनके खर्चे रहते हैं, और अलग अलग ग्रुप स्टेक होल्डर के साथ वो बात करेंगे। तो और उसके साथ साथ अपनी ये सारी जो प्रक्रिया है कि अपनी वो उसके अंदर डाटा इकट्ठा करते हुए वो करेंगे। डीए तो हम जानते हैं कि भाई हर साल जो है हर 6 महीने के बाद सरकार बढ़ाती है, और वो सीपीआई इंडेक्स जो आता है उसके बेस के ऊपर की महंगाई दर कितनी बड़ी है उसके ऊपर ही बढ़ता है। पे कमीशन में डीए का जो फैक्टर है वो डिसाइड होता नहीं, वो डिसाइड यही होता है कि भाई महंगाई दर कितनी बड़ी है, मतलब सीपीआई इंडेक्स जो है जी हर क्वार्टरली कितना बड़ा है, उसके आधार पर सरकार डीए का फैसला करती है। तो ये कुल मिला के आपकी सेवा शर्तें हैं, आपकी छुट्टियां हैं, आपका एचआरए है। अब एचआरए के लिए भी जो यूनियंस है उन्होंने इस बार 50% की डिमांड कर दी है, जबकि एट प्रेजेंट 40% है। और जब जी सेवंथ पे कमीशन आया था उसमें ये बताया गया था कि भाई शुरू में जो है अगर डीए 25% रहता है तो 24 और फिर 16 और 8 रहेगा, 25 से ऊपर हो जाता है तो उसमें 27 18 9 हो गया, और 50 के ऊपर गया तो 30 20 और 10। अभी अगर जी देखा जाए तो एचआरए का रेट 30 20 और 10 है, तो वो भी वो 40
या 45 की मांग कर रहे हैं। तो क्योंकि जब बेसिक बढ़ जाएगी तो आपका एचआरए भी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि जो कमीशन है वो किस तरह से उसके लिए रिकमेंडेशन करता है। जी, कमेटी की गठन हो चुकी है, कमेटी ने सुझाव भी मांगे हैं और 30 तारीख तक रिपोर्ट भी जमा करनी है। उसके बाद जैसा कि आपने ही बताया कि अलग अलग जगह पे इसको मतलब रिसोर्सेज किया जाएगा, उसके बाद कुछ निकल के आएगा। सर अब एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, फिर राज्य सरकारें भी फिर इसके बाद कुछ गठन करेंगी या वो भी कुछ बताएंगी या उनकी तरफ से क्या होगा? नहीं, राज्य सरकार, सारी राज्य सरकारें नहीं करती हैं। अगर आप देखिए तो वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन है, वहां हल्ला मचा हुआ कि अभी तक वहां 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है। जी यानी पिछले 10 साल से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं बढ़ी, 7वां समझो पे कमीशन लागू नहीं है, यहाँ 8वें की बात आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो वो उसको लागू नहीं करते, क्योंकि वो स्टेट के ऊपर है कि वो कब उस पे कमीशन को जो है वो लागू करता है। क्योंकि स्टेट के ऊपर भी अब कई स्टेटों की हालत इतनी ज्यादा है कि वो सैलरी कई बार नहीं दे पाते। तो ये जो बर्डन है जो पे कमीशन का, सेंटर तो चलो अपने यहाँ पर किसी तरह का मैनेज कर लेगा, लेकिन स्टेटों को भी वो मैनेज करना है, तो उसको भी देखता है, सारी चीजों को कंसिडर करना पे कमीशन। जी, तो ये तो आपने बड़ी चौंकाने वाली बात कही है, मुझे भी नहीं पता थी कि बंगाल में 7वां वेतन आयोग भी अभी तक लागू नहीं हुआ है और चुनाव सिर पर है और इस तरह के कई राज्य भी हैं। तो सर क्या राज्य सरकारों को नहीं लगता कि अगर केंद्र सरकार कुछ करती है, जैसे कि डीए में ही बढ़ोतरी होती है, तो देर सबेर, मतलब बहुत ज़्यादा देर सबेर नहीं, 1-2 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकारें उसको लागू तो जरूर कर देती है, भले ही केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले थोड़ा कम हो, लेकिन लागू होता है। उसी तरह बैंकों में देखें, अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाती है तो धीरे धीरे सारे बैंक उसको फॉलो अप करते हैं। तो फिर राज्य सरकारों के पास क्या अड़चन आ जाती है, क्या ऐसी अड़चन आती है? फिर राज्य सरकार का अपना जो है उसका जो खर्चे का तरीका है, उसके पास रेवेन्यू का जो सोर्स है वो कम है और उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वो सारा चीज उसको बैलेंस करके चलती है। क्योंकि अगर वो ज्यादा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करती है तो उसको और लोन लेना पड़ेगा, यानी सेंटर से, आरबीआई से वो लोन लेकर जो है, तो उनके ऊपर जो है लोन का भार जो है स्टेट के ऊपर बढ़ता जाता है। तो इसलिए स्टेट जो है ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, इसलिए मैंने कहा ना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन की डिमांड अच्छी है और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा इस तरह की चीजें आती रहेंगी और लोगों को मन को तसल्ली जरूर देती रहेंगी। लेकिन फाइनली जब होगा, जब पे कमीशन उसकी रिकमेंडेशन सरकार के पास भेजेगा। जी, फाइनल तब होगा जब सरकार पूरी तरह से इसको गठन कर देगी, कमेटी बन गई, कमेटी अपना सुझाव दे देगी, सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद जब, जैसा कि आपने बताया, इसमें लंबा समय लगेगा लेकिन देर सबेर होगा ज़रूर। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि 8th पे कमीशन से सरकार पर भी काफ़ी बोझ बढ़ेगा? अगर ये मांग नहीं भी मानी जाती है, चलो उसका आधा भी मान लिया, तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ सकता है सर? बहुत काफी जो है वो बोझ पड़ता है। जी और मैंने कहा कि सरकार वो बोझ को मैनेज कर लेती है क्योंकि केंद्र सरकार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पाएगी, तो उनके लिए वो मुश्किल होता है। तो इसलिए सारी चीजें कंसिडरेशन में करने के बाद ही जो है सरकार उसका कोई फैसला करेगी, रिकमेंडेशन के बाद भी। सर इसमें जो गठन में जो समिति होती है, इसमें क्या कोई वित्त मंत्रालय से भी लोग होते हैं या फिर कैसे लोग होते हैं, या फिर आईएएस पदाधिकारी होते एक्सपर्ट हैं? रहते हैं सारे, जी सब तरह के एक्सपर्ट जो है, सरकारी जो वो नुमाइंदे वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड और सारे इस तरह के लोग रहते हैं कि जो एचआर और बाकी पॉलिसी और सारी चीजों को जिनके ऊपर जिनको उसका ज्ञान होता है। जी, तो चलिए सर, देखने वाली बात है कि 8th पे कमीशन कब आता है, कब लागू होता है, कब आपको पैसे बढ़े हुए मिलते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा आसान भाषा में इसको समझाया जाए, क्योंकि मार्केट में ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आपकी सैलरी 18,000 से बढ़ के सीधे 69,000 हो जाएगी, जो कि सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा था। तो हमने सोचा इसको एक्सपर्ट के जरिए थोड़ा खुल के बताया जाए। सर इस पर आपका एक आखिरी टेक क्या होगा सर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, मांग करने में कोई बुराई नहीं है। मांग तो आप जो भी करेंगे, आप कोई भी यूनियन मांग करती है वो जस्टिफाइड मांग करती है कि भाई हमारी ये जस्टिफिकेशन है। उसके बाद काम कमीशन का है, वो उसको कितना कंसिडर करती है, कितना रिकमेंड करती है, और उसके बाद सरकार
उसको कितना लागू करती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पे कमीशन की बात आ गई। आप देखिए अभी जो नए लेबर कोड आए हैं उसमें ये हो गया कि सरकार सभी स्टेटों के लिए एक मिनिमम फ्लोर वेज डिसाइड करेगी और स्टेटों को उतना तो रखना है, उससे ज्यादा भी कर सकती हैं। अभी पिछले देखा हमने कि उसके ऊपर भी बवाल मचा। तो उसके बाद जो है, हालांकि वो 1 अप्रैल से लागू होना है जी। और 1 अप्रैल का जो सैलरी अभी मिला नहीं, लेकिन वो एक बवाल मचना शुरू हो गया। लेकिन स्टेट ने भी उसके ऊपर एक्शन शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी जो मिनिमम वेजेस थी वो बढ़ानी शुरू कर दी है। तो सरकार, केंद्र कुछ फैसला करती है, कुछ फैसले केंद्र की बात सरकारों को, राज्य सरकार को करने होते हैं। तो जितनी जल्दी राज्य सरकार करती है उतना ही लाभ जो है, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकारी हो, वो सबको मिलता है। अब बैंक वालों का भी पे कमीशन जो है, वो पे कमीशन नहीं होता, बाई पार्ट सेटलमेंट होता है। तो 13वां वेज रिवीजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईबीए को लेटर लिख दिया है। हालांकि अगले साल नवंबर में ड्यू हुआ है, लेकिन सरकार एक्टिव है कि अभी से उन्होंने कह दिया है कि आप इसके ऊपर तैयारी शुरू करो। यानी सरकार, ये नहीं है कि भाई सरकार जब वो ड्यू होगा उसके बाद सरकार की तरफ से एफर्ट जो शुरू हो गए। अब वहां भी यूनियन उस पर बात करेंगी, चार्टर सबमिट करेंगी, फिर नेगोशिएशन शुरू होंगी। तो सरकार की मंशा रहती है कि वो समय पर जो है लोगों, कर्मचारियों को उनका जो हक है वेज रिवीजन का, वो मिल जाए। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही मिनिमम वेजेज वाली, और उससे मुझे एक चीज़ भी याद आ गई। इतना जो बवाल मचा, उसके बाद कंपनियां, खास करके जो अनऑथराइज कंपनियां हैं, जो पीएफ काटती तो हैं लेकिन पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं दिखाती हैं, उन कंपनियों ने क्या करा, ये आपको भी जान के शॉकिंग लगेगा कि 15,000 से मान लीजिए सैलरी होती है पीएफ के लिए, मिनिमम 15,000 की सीमा होती है, जिसे मिनिमम वेजेज में बढ़ाया गया। कहीं 21,000, कहीं 20,000, कहीं अलग अलग किया गया। तो उसमें फिर कंपनियों ने नया सी गुफा क्या छोड़ दिया कि अब हम पीएफ काटेंगे या नहीं काटेंगे हमारी मर्जी के ऊपर है। उस पर भी काफ़ी बवाल मचा। तो सर, ये कहीं से भी कंपनियों को हक है कि अगर एक बार सरकार ने मिनिमम वेजेज बढ़ा दिया तो आप उसको अलग अलग तरीके से कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं कि नहीं, हम पीएफ में से अब पैसा नहीं देंगे, जो 12% कट रहा था वो नहीं काटेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर का भी कटता है और एम्प्लॉय का भी कटता है। तो सर, मुझे मिनिमम वेजेज से याद आया, इस पर सर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, जो भी एम्प्लॉयर है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो कानून है, कानून तो कानून है। और अभी ये नया जो वेज कोड है, इसमें अधिकार है एम्प्लॉइज के पास भी कि वो भी जो है लेबर कमिश्नर को जो है उसकी कंप्लेंट कर सकता है कि अगर जो कंपनी उसके साथ ठीक नहीं करती। ये अवेयरनेस एम्प्लॉइज के अंदर चाहिए। यूनियन तो है ही है, लेकिन ये जो बवाल मचा था वो कोई ट्रेड यूनियन का बवाल नहीं था, वो एक अलग साजिश थी। लेकिन एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर दबाव आएगा। तो अभी इसलिए वहां भी बात चल रही है कि पीएफ की जो सीमा है वो 15,000 की जगह 30,000 कर दी जाए, यानी 30,000 तक पीएफ जो है वो उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। तो देखते हैं सरकार क्या करती है, उस डिमांड को मानती है या नहीं मानती है। जी, ईपीएफओ के पास ऐसे प्रपोजल्स गए हैं कि 15,000 को बढ़ाकर 30,000 किया जाए। अब देखना है कि ईपीएफओ करता है कि नहीं करता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो सर, हमें लगता है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एड्स पे कमीशन के लिए। तो समय समय पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने के लिए सर, TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि एड्स पे कमीशन लागू तो होगा, और लागू भी होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन जो ये 18,000 से सीधा 69,000 वाली बात है, ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मांग करने में कोई बुराई नहीं है, मांग तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात है। वहीं साथ साथ उन्होंने मिनिमम वेजेज पे भी ये बताया कि जो पीएफ की बात चल रही है कि आपका पीएफ का पैसा नहीं कटेगा, तो ये आपका अधिकार है। अगर कोई कंपनी आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं और आपके हक में फैसला लिया जाएगा। तो ऐसी ही काम की बातें जानने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।